जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी तक हमने अर्थव्यवस्था के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और हमने उसमें पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, स्वरूप तथा प्रकार, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जब हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसको कुछ भागों में विभाजित किया जाता है उसके आर्थिक क्रियाओं के आधार पे। जैसे आप पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि भारत कैसा देश है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है या फिर विकासशील देश है। तो आखिर कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है या फिर विकासशील देश है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी इकॉनमी की तो यहाँ पे दो सेक्टर आते हैं, एक आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और एक आते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे कि गवर्नमेंट सेक्टर का ही अधिकार है केवल, कुछ ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे केवल प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। तो इन्हीं के आधार पे इकॉनमी को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, जिसको कहा जाता है कि सरकार की भूमिका के आधार पे इकॉनमी का विभाजन, अर्थव्यवस्था का विभाजन। नेक्स्ट होता है विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग फेज में है कि अंडर डेवलप्ड है। तो इसको हम देखते हैं तो ऐसे भी कंट्री की हम कुछ बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। तो जो सेकेंड पार्ट हम देखेंगे वो देखेंगे विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। अगला ये होता है कि एक इकॉनमी है या फिर एक देश है, उसका विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है, क्या उसकी आर्थिक क्रिया विश्व के किसी अन्य देशों के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके आधार पर भी विभाजन किया गया है, जिसको हम कहते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर विभाजन। और थर्ड है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर विभाजन। यानी कि देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं एक इकॉनमी की तो हम पे सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि कहते हैं हम कृषि अर्थव्यवस्था है, या फिर कहें कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, या फिर कहें कि यहाँ पे सेवा क्षेत्र का बोलबाला है। तो इकॉनमी में किस सेक्टर की अधिकता है, किस सेक्टर से जॉब सर्वाधिक लोग पाते हैं, उसके आधार पे भी इकॉनमी को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसी को कहते हैं विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो भी आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य भी कई सारे विभाजन है, लेकिन चूंकि आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम है उसमें केवल यही इतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम केवल इतने ही की बात करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो कम पढ़िए और बेहतर पढ़िए, यानी कि जो आपका सिलेबस है केवल उतने से पढ़िए, उससे थोड़ा सा आप आगे पढ़ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपके ऊपर लोड भी पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं कि सरकार की भूमिका के आधार पे इकॉनमी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सरकार की भूमिका के आधार पे जो इकॉनमी को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था और थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर कि सभी साधनों और सेवाओं पे अधिकार किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, निजी अधिकार होते हैं, उन्हीं अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि आप पे सभी चीज़ों पे उत्पादन के जो साधन हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, इस पे किसका अधिकार होगा, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होगा। और यहाँ पे जो इनका उत्पादन किया जाता है केवल निजी लाभ के लिए किया जाता है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ के वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण होता है या फिर उत्पादन होता है, वहाँ पे सरकार की जो भूमिका होती है न्यूनतम होती है या फिर ना के बराबर होती है। और यहाँ की वस्तुओं का जो कीमत का निर्धारण किया जाता है वो बाजार के द्वारा किया जाता है। कैसे बाजार के द्वारा होता है, तो देखते हैं। डिमांड और सप्लाई इकॉनमी के दो रूल हैं, मांग और पूर्ति। यदि जैसे किसी वस्तु की डिमांड जितनी है सप्लाई उतनी ही हो रही है, अगर
अगर हम मान लेते हैं कि कीमत निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में हमें समझना हो, तो हम मान लेते हैं कि डिमांड जो है अर्थात जो मांग है वो स्थिर है। अगर मांग है केवल 100 यूनिट की, अगर 100 यूनिट की मांग है और जो डिमांड जो है 100 यूनिट है, ठीक है, और जो सप्लाई है मान लेते हैं कि 120 यूनिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो बाजार में जो वस्तु की कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो तो केवल 100 है, लेकिन जो उपलब्ध है, जो सप्लाई हो रही है 120 की हो रही है, तो इसको बेचने के लिए सबको क्या किया जाएगा, इसका जो कीमत होगा कम कर दिया जाएगा। या फिर हम मान लेते हैं कि डिमांड आपकी 100 ही है लेकिन सप्लाई आपकी क्या हो गई, 80 हो गई। तो चूंकि सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो जब वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई की पूर्ति कम रहती है तो क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से सभी आर्थिक निर्णय अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लिए जाते हैं। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ की मुख्य विशेषता क्या होती है कि यहाँ के जो मुख्य उद्देश्य होता है, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। यानी कि वो उसी वस्तु का निर्माण करना चाहेंगे जिससे उनको अधिकतम लाभ हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि आईफोन बेचने पे मैक्सिमम उनको प्रॉफिट हो रहा है और इसकी डिमांड भी बनी हुई है, तो क्या किया जाएगा, मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा कि आईफोन ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए जिससे कि उनको लाभ अधिकतम हो, और इसकी डिमांड भी बनी हुई है। तो अन्य वस्तु क्या करेंगे, जो हमारी आवश्यक वस्तु होंगे उनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगला है क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसकी विचारधारा कहाँ से लिया गया है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, और उसी में उन्होंने सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने बात किया था। क्लियर? एडम स्मिथ ने बोला था कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप जितना कम हो उतना ही उस इकोनॉमी के लिए बेहतर है, इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को में सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाए जाने का समर्थन भी उन्होंने किया था। अब देखते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति क्या होती है। अगर हम अहस्तक्षेप की नीति की बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण की प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप ना होना। ठीक है, यानी कि जो पूरा कार्य है किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है और उसका कहाँ पे कितना वितरण करना है, ये सारा काम कौन करेगा, मार्केट करेगा। यानी कि जहाँ पे जितना डिमांड होगा वहाँ पे उतना भेजा जाएगा, जितनी डिमांड होगी उतनी उसकी कीमत रखी जाएगी। इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है कि सरकार इसकी कीमत कितनी रखे, बल्कि मार्केट ये काम करता है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है उसे ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो विशेषताएं होती हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पहला है वो है निजी संपत्ति का अधिकार। यानी कि वहाँ पे निजी संपत्ति रखने का अधिकार सबके पास है, ना कि जो जितना चाहे उतनी संपत्ति रख सकता है। ठीक है, अधिकतम लाभ का उद्देश्य मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है इसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। यानी कि ये उस वस्तु को बनाने की अधिकतम कोशिश करेंगे जहां से इनको अधिकतम लाभ प्राप्त होता हो। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि यहाँ के लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता है कि वो जितना चाहे वहाँ पे उतनी अपने पास पैसे रख सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरफ से आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता की स्थिति। जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये होती है कि जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे प्रतियोगिता की स्थिति होती है। यानी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कई सारे फैक्ट्रीज होते हैं, कई सारी कंपनियाँ होती हैं, तो कंपनियां जो होती हैं अब दूसरे से आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से क्या करती है, कंपटीशन करती हैं, जिससे कि प्रतियोगिता की जब स्थिति रहती है तो उससे इकॉनमी की ग्रोइंग की जो चांसेज होते हैं वो भी बहुत बेहतर होता है। नेक्स्ट क्या है, मांग और पूर्ति का महत्व। मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो कीमत का निर्धारण होता है कौन करता है, मार्केट करता है, और मार्केट किस पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। तो इसलिए यहाँ पे मांग और पूर्ति का महत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रतियोगिता की स्थिति होती है, तो प्रतियोगिता की जब स्थिति होगी तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि 5 कंपनियां हैं, अगर
तो कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी उपलब्ध कराएं जिससे कि लोग हमारे सामान को परचेज करें, राइट। तो और दूसरी बात यहाँ पे विविधता भी रहेगी। जैसे एक ही प्रकार के, जैसे कि अगर आपको चाहिए यहाँ पे कॉर्न, मान लेते हैं कि कॉर्न फ्लेक्स चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन कई प्रकार के कॉर्नफ्लेक्स ला सकते हैं। जैसे आप इंडिया में भी देखते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स लेने जाते हैं तो कई प्रकार से कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, जिससे क्या होता है कि कई प्रकार की विविधता भी देखने को मिलता है और क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। नेक्स्ट क्या है, सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एडम स्मिथ साहब ने सर्वप्रथम यही बोला था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर ग्रोथ करना है, बेहतर करना है, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार के हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है। यहाँ के पूरी की पूरी इकोनॉमी को कौन संभालता है, तो वहाँ की मार्केट संभालती है। क्लियर। नेक्स्ट होता है समाजवादी या फिर राज्य अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो क्या होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ के सभी उत्पादन के साधनों और सेवाओं पर अधिकार किसका होता है, राज्य क्या होता है, और यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वहाँ के लोगों के बीच में समानता लाना, राइट। तो देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णयों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता लाना होता है। यानी कि ये यह कोशिश करता है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने बताया कि यहाँ पे आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होती है। तो आर्थिक रूप से जब स्वतंत्रता होगी तो वहाँ पे कई सारे क्लास बन जाएंगे, जैसे हायर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, तो ऐसे कई सारे क्लासेज बन जाते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक रूप से सभी लोग समान हो, ना तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो और ना ही कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो। सभी लोग जब आर्थिक रूप से समान रहेंगे तो उनके बीच में कोई संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष की बातें नहीं होंगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य में उपलब्ध सभी आर्थिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया हूँ कि ऐसी इकॉनमी होती है जहाँ की सभी साधनों पे, वहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संसाधन हैं, इस पे किसका अधिकार होता है, वहाँ पे राज्य का अधिकार होता है, यानी कि सरकार का अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है, जिसे प्रशासित मूल्य निर्धारण विधि भी कहा जाता है। चूँकि यहाँ की मुख्य विशेषता क्या होती है कि यहाँ पे वस्तु की कीमत का जो निर्धारण किया जाता है वह राज्य के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ था, कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाता है। नंबर सेकंड पे दिया गया था कि कीमत का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 पे दिया गया था कि सभी संसाधनों पर अधिकार राज्य का होता है। और फिर नीचे दिया गया था कि निम्नलिखित कूटों में से चुने, और दिया था ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी तीनों सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं सही है। तो क्या था इसमें कि यहाँ पे तो सभी संसाधनों पर अधिकार किसका होता है, वह होता है सरकार का, और कीमत का निर्धारण भी सरकार ही करती है। क्लियर। और इसीलिए इसको प्रशासित मूल्य निर्धारण विधि भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। और जो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है तो चूँकि इसका जो सारा कंट्रोल है सरकार कर रही है, केंद्र कर रही है, इसीलिए इसको केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। तो जो समाजवादी अर्थात जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसके दो रूप होते हैं। एक तो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका रूप देखने को कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमारा यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ, वहाँ पे देखने को मिलता था। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो चीन में देखने को मिलता है 1985 तक। तो क्या होता है समाजवादी और क्या होता है साम्यवादी, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सभी संसाधनों पर अधिकार जो होता है सरकार का होता है, उसे तो हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सभी संसाधनों के साथ साथ श्रम पर भी अधिकार किसका होता है, सरकार का ही होता है, उसे ही हम कहते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वस्तुएं होंगी और सेवाएं जो होंगी उनका समान वितरण किया जाता है। लेकिन जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य एवं
प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल अर्थात वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब एक इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में एक है घर में 5 लोग हैं और एक घर में 10 लोग हैं। अब होगा क्या कि इनके घर में जो कार्य करने वाले हैं तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसके अनुसार इनको कार्य दिया जाएगा और 5 लोगों का खर्च जितने में चल जाएगा उतना ही इनको वस्तुएं दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के लोगों में जो कार्य करने की क्षमता होगी वही क्षमता उनको दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो वस्तुएं और सुविधाएं जो दी जाएगी वो 10 लोगों के अनुसार दी जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों के साथ साथ श्रम पर भी अधिकार सरकार का ही होता है, यानी कि श्रम आपका, जो आप श्रम करेंगे उस पर अधिकार आपका नहीं है। जैसे इंडिया में ये है, आप कहते हो इंडिया में कि हमने इतना मेहनत किया है, हमने इतना श्रम किया तो हमें इतना पैसा चाहिए, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ये देखेगी कि आपने श्रम कितना किया है और आपके घर में कितने लोग हैं। तो अगर मानते हैं कि आपने श्रम थोड़ा कम किया, आपके पास कार्य करने की क्षमता कम है, लेकिन व्यक्ति अगर ज़्यादा है तो उसके अनुसार सरकार आपको दे देगी, तब तो आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके पास श्रम करने की शक्ति सर्वाधिक है लेकिन आपके घर में कम व्यक्ति हैं, कम लोग हैं, तो सरकार आपको केवल उतने ही लोगों के अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगी, वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी और सेवाएं उपलब्ध कराएगी। तो यही होता है समाजवादी और यही होता है साम्यवादी। ठीक है, तो जो पूर्व सोवियत संघ था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जबकि जो पहले 1985 से पहले जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है इसके बारे में देखते हैं। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं तो पहला विशेषता इसमें यही होता है कि यहाँ पे संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, या फिर कहिए तो सरकार का स्वामित्व होता है। केंद्रीकृत नियोजन, यानी कि सारी जो योजनाएं बनती हैं, सारे जो इकॉनमी को ग्रो करने के लिए जो सारी योजनाएं बनती हैं केंद्र के द्वारा बनाई जाती हैं। आर्थिक विषमताओं में कमी, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? अब जो अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आर्थिक समानता लाने की कोशिश की जाती है, यानी कि जहाँ पे जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग सबको बराबर बराबर क्या किया जाता है, संसाधनों और सेवाएं दी जाती हैं। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आर्थिक विषमताओं में कमी होती है, जो कि एक अच्छा है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति, जब आर्थिक विषमताओं में कमी होगी, जब कोई क्लास नहीं होगा, सभी लोग एक ही क्लास में प्रेफर करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी। लोगों के बीच जो क्लास को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं, इंडिया में देखते हैं कि कोई कहता है कि हम बहुत धनी है तो कोई कहता है गरीब है, तो उनके बीच में हमेशा थोड़ा सा अलगाव देखने को मिलता है। वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका। तो जो ऐसे इकॉनमी होते हैं उसमें क्या होती है, राज्य का ही अधिकार होता है सभी संसाधनों पे और सभी सेवाओं पे राज्य का ही अधिकार रहता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर राज्य व्यवस्था के विचार देने वाले दार्शनिक कौन थे, तो वह थे जर्मन के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इन्होंने ही सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया था। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हुआ क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही बहुत अच्छे थे, दोनों ही बेहतर चल रहे थे। लेकिन फिर बाद में आता है एक और अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह विशेष अर्थव्यवस्था थी जहाँ पे कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं, दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की ऐसा कौन सी घटना हुई जहाँ से हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर हमें झुकाव करना पड़ा, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले देखिए हुआ क्या था, 1929 में एक महामंदी आई थी जिसको आर्थिक महामंदी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन। इसकी जो शुरुआत हुई थी अमेरिका के साथ हुई थी, लेकिन अमेरिका के साथ साथ धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया था। और जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो चपेट में आए थे जो कंट्री, वो थे अमेरिका के और यूरोप के कंट्री सर्वाधिक चपेट में आए थे, क्योंकि ये सभी के सभी क्या थे, कैपिटलिस्ट इकॉनमी को फॉलो करने वाले कंट्री थे। हुआ क्या था, जब महामंदी आई थी तो धीरे धीरे क्या हुई, इनकी इकॉनमी धीरे धीरे क्या हुई, गिरने लगी और इनकी इकॉनमी पूरी तरह से क्रैश कर गई। तो एक नाम आता है केन्स महोदय का, अर्थशास्त्री थे उस समय के। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको इससे उभरना है तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा झुकाव आपको समाजवादी की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप नो डाउट कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ से निकलने के चक्कर में जो गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं वो कुचले जाएंगे, अर्थात वो नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1936 में जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी,
इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1936 में, और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था किसके बारे में, और इन्होंने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। क्लियर। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला समाजवादी अर्थव्यवस्था में। कुछ टाइम बाद प्रोफेसर लॉस जी इन्होंने बोलना शुरू किया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी पूर्णतः समाजवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको भी पूंजीवादी के कुछ गुण अपनाने चाहिए। लेकिन कोई भी कंट्री इसे अपनाने को तैयार नहीं थी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली कंट्री थी। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे वहाँ की भी इकॉनमी खराब होने लगी, क्रैश करने लगी। तो सबसे पहले चाइना जो था, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपने आप को कहलाता था, वो धीरे धीरे क्या कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को साइड किया और धीरे धीरे वो भी मार्केट की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। और उसने सबसे पहले साम्यवादी से क्या किया, साम्यवादी रहते हुए थोड़ा थोड़ा क्या किया, अपना झुकाव कैपिटलिस्ट इकॉनमी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अर्थशास्त्री ने यह बोला था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। तो किसने बोला था, प्रोफेसर लॉज ने बोला था। अब प्रोफेसर केन्स ने क्या बोला था, प्रोफेसर केन्स ने ये बोला था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको याद करिएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी की तरफ और जब समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी की तरफ कुछ कदम बढ़ाई, तो वहीं से अभ्युदय होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। अब जैसे क्या है कि अब यहाँ पे ये रहता है कि जो ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं, आधारभूत वस्तुएं हैं, आधारभूत सेवाएं हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का अधिकार होता है, बाकी सारे एरिया प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार के पास होती है सॉरी, और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप देखते क्या है कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए इत्यादि जो आधारभूत संरचनाएं हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है। इसलिए आप देखते हैं कि पहले यहाँ तो केवल गवर्नमेंट ही थी, बैंक हो गया, लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी शुरू कर दिया गया। इसलिए आप इसमें प्राइवेट स्कूल देखने को मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये सब जो आधारभूत संरचनाएं हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, लेकिन इस पर जो कंट्रोल है लगभग गवर्नमेंट सेक्टर का ही है। क्लियर। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, जैसे हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, अधिकतम लाभ कमाना। लेकिन जो समाजवादी था उसका क्या था, आर्थिक समानता लाना। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें क्या है, दोनों के गुण विद्यमान है ना। तो यहाँ की जो विशेषता होती है, आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी प्लानिंग की जाती है देश को, कंट्री को ग्रो करने के लिए, वहाँ का उद्देश्य ये रहता है कि सामाजिक कल्याण भी हो और अधिकतम लाभ भी हो, दोनों के ही उद्देश्य रख करके ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी अपनी अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के हम कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही मिलकर के कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक नियोजन। फिर क्या है, सरकार के नियामक के रूप में भूमिका, यानी जो सरकार क्या करती है, नियम सब सरकारें बना कंट्रोल करती है, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी वहाँ पे, जैसे कि समाजवादी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्लियर। अभी तक हमने देखा कि जो सरकार के जो अधिकार थे उनके आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती। अब हम देखते हैं विकास के अवस्थाओं के आधार पे। अगर हम विकास के अवस्थाओं के आधार पर देखें तो इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है अविकसित अर्थव्यवस्था, जिसको हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विकास अभी बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत ही पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे बेहद लेवल पे गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है इत्यादि ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हो गया विकासशील अर्थव्यवस्था।
यानी कि वह अर्थव्यवस्था जो कि अब अविकसित तो नहीं है लेकिन विकसित भी नहीं है, बल्कि वो डेवलपिंग फेज में है, अर्थात वो विकास की अवस्था में पहुंच चुकी है, यानी कि विकास करना शुरू कर दिया है, उसी को हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कौन सा, नेक्स्ट है आपका विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या है विकास कर चुकी है और वहाँ की जो व्यक्तियों की जो लाइफ है वो बहुत ही बेहतर है और वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके। पहले हम देखते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था अर्थात अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो क्या होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ के लोगों के रहन सहन का जो स्तर होता है काफ़ी नीचा होता है, उससे ही हम अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में विश्व बैंक ने अपनी अपनी जो परिभाषा विश्व बैंक ने दिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, विश्व बैंक के अनुसार अंडर डेवलप्ड अर्थात अविकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो विश्व बैंक यह कहता है कि जिस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वो कितना है, 1035 अमेरिकी डॉलर से कम होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहेंगे, उसे हम कहेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी अर्थात अविकसित अर्थव्यवस्था। जैसे कि सोमालिया हो गया, नाइजर हो गया, तेरे जो अफ्रीकन कंट्री है वो मैक्सिमम क्या है इसी फेज में चल रही है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में चल रही है वो। ठीक है, यानी विश्व बैंक क्या कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1035 डॉलर से कम है, वहाँ उसको हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1035 डॉलर से अधिक है लेकिन 12,535 डॉलर से कम है, इसी को हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था और दूसरा है उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था। ये विश्व बैंक ने बताया है, तो विश्व बैंक का आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, जिसकी पर कैपिटा जो इनकम आपकी है वो 1035 से 4045 के बीच में है, उसे हम कहते हैं निम्न मध्यम आय का। और उच्च मध्यम आय उसे कहते हैं जो 4046 से 12,535 डॉलर के बीच में है, उसे हम क्या कहते हैं निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये दोनों किस में आते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं। विकसित अर्थात डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है अत्यधिक उच्च है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक यह कहता है कि जिस अर्थव्यवस्था की जो प्रति व्यक्ति जो आय है, ठीक है, वह क्या है 12,535 डॉलर से अधिक है, उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे विकसित अर्थव्यवस्था हम कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपका है कि वैश्विक संबंधों के आधार पर, मैंने अभी दो प्रकार का भी मैंने बताया, अब तीसरा आता है कि वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो जो वैश्विक संबंध है तो कुछ ऐसे देश होते हैं, कुछ ऐसी इकॉनमी है जो कि अन्य इकॉनमी के साथ भी संबंध रखते हैं, कुछ ऐसी इकॉनमी है जो कि अन्य इकॉनमी के साथ संबंध नहीं रखते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था जो कि किसी अन्य देश के साथ कोई संबंध नहीं रखता है उसे हम क्या कहते हैं बंद कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। और जो देशों के साथ संबंध रखते हैं उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, अर्थात विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार के लिए, व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं, उसे ही हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि उनका आयात निर्यात किसी अन्य देशों के साथ नहीं होता है, कोई भी आर्थिक संबंध किसी अन्य देशों के साथ नहीं होता है, इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। एक और नाम आता है, इसको हम कहते हैं एटॉर्की की स्थिति। ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि बंद अर्थव्यवस्था को हम एटॉर्की की स्थिति में भी कहते हैं। तो क्या आज कोई देश ऐसा है जो कि बंद अर्थव्यवस्था में है? तो नहीं, आज ऐसा कोई देश नहीं है। कई जगह आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा, उत्तरी कोरिया को दिखाया जाएगा, कई जगह लिखा होगा कि ये बंद अर्थव्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था आज कोई भी कंट्री नहीं है। फिर देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था
जिसमें विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्रता होती है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के लगभग सभी कंट्री जो है खुली अर्थव्यवस्था वाले ही देश हैं, खुली अर्थव्यवस्था वाले ही क्या है, इकोनॉमी है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, यानी जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कुछ कृषि क्षेत्र होते हैं, कुछ औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और सेवा क्षेत्र होते हैं, तो इनके आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला है कृषक अर्थव्यवस्था, फिर है औद्योगिक अर्थव्यवस्था और थर्ड है सेवा अर्थव्यवस्था। तो कृषक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का जो योगदान है 50% या उससे अधिक है, उस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे कृषि क्षेत्र का क्या हो, प्रभाव हो, उसी को हम क्या कहेंगे? कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर हम देखें तो आज़ादी के समय जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत भी उस टाइम कृषि अर्थव्यवस्था में ही था। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका? औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। यह क्या है कि यदि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वहाँ के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक हो तथा लोगों की जो आजीविका के साधन है, लोगों की जो जॉब है वो भी क्या है उसी सेक्टर में, उसी को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। जैसे कि चीन है, आज चीन जो है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्या है? सेवा अर्थव्यवस्था, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेवा अर्थव्यवस्था या फिर सर्विस इकोनॉमी के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया इत्यादि, जो ये सारे कंट्रीज हैं वो क्या है? सेवा अर्थव्यवस्था अर्थात सर्विस इकोनॉमी के क्षेत्र में है ये सारे देश। तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि वर्गीकरण इसका हमने किया, तो वर्गीकरण के बारे में हमने देखा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जो मैंने अभी लास्ट में आपको 3 बताया, कौन कौन सा? कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सर्विस सेक्टर था सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था। इसको आप जरूर ध्यान रखना। और जो मैंने सबसे पहले आपको बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 और लास्ट वाले 3 इनको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। बाकी को आप थोड़ा सा नहीं ध्यान देंगे कोई बात नहीं, लेकिन इन 6 को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और वो भी जो हमारा टारगेट है 99% वो भी इसको प्राप्त कर सके और एक अच्छे भविष्य की तरफ जा सके। धन्यवाद।